जून की हम स्टार्ट करेंगे, शून्य आए से जून 2020 से स्टार्ट करेंगे, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक रिपोर्ट आती है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ये मतलब बायनियरली, मतलब साल में 2 साल में एक बार निकलती है, उसे येल यूनिवर्सिटी इसको निकालते हैं और 32 इंडिकेटर्स होते हैं। अभी जो इसमें इंडिया की रैंक आई है, जो रैंक आई है वो 168 है, थोड़ा इसमें मिस प्रिंट है, 168 है, 12th एडिशन है इसका। और 2018 में इंडिया की रैंक 178 थी। यानी कि जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस है इंडिया की, थोड़ी इंक्रीज हुई है इवन कंपेयर टू 2018 से, जो पहला ही है। दूसरी जो रिपोर्ट आती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव 2020। इसको वर्ल्ड बैंक निकालता है, सेमी एनुअली रिपोर्ट है, मतलब साल में 2 बार निकलती है। तो कौन निकालता है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव? वर्ल्ड बैंक निकालता है। फिर आती है एशिया डेवलपमेंट आउटलुक। ये कौन निकालता है? इसे निकालता है एशिया डेवलपमेंट बैंक। जो एशिया डेवलपमेंट बैंक मनीला, मतलब फिलीपाइंस में है ये, मनीला के अंदर, वो निकालता है, देखता है डेवलपमेंट कैसा हुआ है एशिया की कंट्रीज़ के बीच में, मतलब कि डेवलपिंग कंट्री में कैसा डेवलपमेंट हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्स्टेंट, मतलब 4% कम हो गई है 2020 से 2021 में। क्यों होगी? वो तो हो ही जाएगी कोरोना की वजह से। फिर आते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये कौन निकालता है? ये निकालता है आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसके साथ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ ए, मतलब क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल जो डिज़ाइन किया जाता है, ऑफर ए डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर्स देख चेक करता है। और इसे कौन निकालता है? इसे निकालता है इंडिया सिक्योर 68 रैंक इन कंपेयर टू 128 कंट्री के बीच में। इंडिया की रैंक कितनी आई है? 168 रैंक इंडिया की इसमें आई है, सॉरी। उसके बाद आता है आपका, एक मिनट, उसके बाद आता है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बहुत फेमस रिपोर्ट है, इसे वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, इसे आईएमएफ निकालता है। आईएमएफ का मतलब पूरी इकोनॉमी का आउटलुक चेक करने के लिए ट्वाइस ए ईयर, मतलब एक साल में 2 बार निकाली जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें चेक किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है ड्यूरिंग द नियर एंड मीडियम टर्म। दूसरी जो रिपोर्ट आती है वो आती है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020। ये एनुअल रिपोर्ट निकाली जाती है, इसे यूनेस्को निकालता है। और मैंडेटरी है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस चेक करने के लिए कि एजुकेशन टारगेट जो दिए गए हैं अंडर न्यूज़, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपका, मैं आपको बता दूं, इसका सस्टेनेबल गोल है 4, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो 4 है गोल नंबर। उसमें कितने टारगेट फुलफिल किए हैं? डेवलप, ठीक है ना, वर्ल्ड इनइक्वलिटी, आपका डाटाबेस ऑफ एजुकेशन टू ड्रॉ द अटेंशन, ऑल्सो डेवलप। ये जो है आपका एजुकेशन रिपोर्ट है, इसको यूनेस्को निकालता है। उसमें और चीज़ को भी चेक किया जाता है, जो और चीज़ को चेक किया जाता है कि मतलब कि आपका डेवलपमेंट ऑल्सो डेवलप द वर्ल्ड इनइक्वलिटी डाटाबेस ऑन एजुकेशन, ये भी इसमें डेवलप किया जाता है। अब इसमें एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ एजुकेशन इनइक्वलिटी है पूरी कंट्रीज में, अक्रॉस द कंट्री। अफ्रीका देख लो, अमेरिका देख लो, तो हाई इनइक्वलिटी है कंट्रीज़ के बीच में। तो GEM 2020 जो है, GEM इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसमें नोटेड किया गया है कि मेंटेन द लर्निंग, जो कंट्रीज़ हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक में है एक्चुअली, मतलब बहुत प्रॉब्लम में फंस गई हैं, बहुत मतलब डाउन चली गई। आपने चेक ही किया होगा कि कॉलेज स्कूल्स बंद है, इनइक्वलिटी हो गई है, जिसके पास पैसा है वो डिजिटली पढ़ रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यूनेस्को निकालता है। एक मतलब एक चीज़ और डेवलप करता है, वन इक्वलिटी डाटाबेस ऑन एजुकेशन वाइड। ये भी कौन करता है? यूनेस्को करता है। जो SDG गोल है उनको चेक किया जाता है कि उसमें प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, जो 2030 तक फुलफिल करना है। 2015 से स्टार्ट हुए थे जब MDG खत्म हुए थे, मिलियन, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, मतलब रिलीजियस आ गई इसमें। ये कौन निकालता है? ये निकालता है US स्टेट डिपार्टमेंट, इसे रिलीज करता है एनुअल, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम रिपोर्ट 2019। विच इज़ सर्वे किया गया था स्टेट ऑफ रिलीजन फ्रीडम कैसी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, कि रिलीजन फ्रीडम कैसी है, कि हम जैसे अमेरिका में रहते हैं वहाँ फ्रीडम कैसी है, मुस्लिम को इंडियन फ्रीडम कैसी है, क्रिश्चियन है वो कैसी है, हिंदुज़म को कैसी फ्रीडम है। तो पब्लिश ए रिपोर्ट, उस पर उसी बेस पे पब्लिश किया जाता है। रिपोर्ट में देखा गया है इंडिया हाईलाइटेड इशू ऑफ रिलीजन फ्रीडम इन द कंट्री। कुछ इशू देखे गए हैं रिलीजन फ्रीडम इन द कंट्री। और वैसे हमारा आर्टिकल 25-26 फंडामेंटल राइट है, आपका राइट टू रिलीजन। 25 में 26 आप पढ़ लेना। कि डाउनग्रेड हुआ है जो इंडिया का रिलीजन फ्रीडम है, लोएस्ट ग्रेड हुआ है कंट्री पर्टिकुलरली कंसर्न CPC कैटेगरी में। उसकी कुछ कैटेगरी होंगी उसके अंदर, तो आपको याद क्या रखना है, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, ये US स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है, एनुअली निकालता है, और इंडिया डाउनग्रेडेड हुआ है। क्या इशू है वो आप रिपोर्ट खोल के पढ़ लेना।
फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग यूनिवर्सिटी आप चेक करोगे तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कौन निकालता है? क्यूएस, ये साइमन करके है ये। तो ये इस रिपोर्ट को निकालता है, करियर और एजुकेशन नेटवर्क को चेक किया जाता है कि प्रोफेशनली कैसा है कॉलेजों के अंदर, फर्दर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसा हुआ है। रिसेंटली जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 है, इसने शो किया डिक्लाइन इन द रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कि जो 2021 की रिपोर्ट आई है, इसने शो किया है कि जो रैंकिंग है ना इंडियन इंस्टीट्यूट की, वो डिक्लाइन हो रही है और आईएएस की डिक्लाइन हो रही है। क्यों हो रहा है? पेंडेमिक ही बहुत चीज़ों का कारण है। फिर आती है NIRF इंडियन रैंकिंग 2020, इंडियन रैंकिंग 2020, ये इंडिया में ही निकाली जाती है। आप देखो कॉलेज का NIRF रैंकिंग स्टेटस होता है, इसे 5th एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से निकालता है। अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, ये भी याद रखना। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, मतलब क्रिएटिव द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका नाम है। यूज 2015 से निकाला जा रहा है। इसमें ब्रॉड पैरामीटर होते हैं, टीचिंग कैसी है, लर्निंग कैसी है, रिसोर्सेज कैसी हैं, रिसर्च कैसी है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है कॉलेज के अंदर, ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या है, ओवर रीच क्या है। तो इन सब चीज़ों को इसमें देखा जाता है। 90% ऑफ द पैरामीटर ऑफ NIRF आर कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव फैक्ट बेस्ड, वाइल 10% आर द सब्जेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है ना? ये सारी आप याद रखना कि NRF कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। 5th एडिशन इसका आया है 2015 से, मैं कंटिन्यूसली निकाल रहा हूँ। उसके बाद आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। इसमें 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन होती है यूनाइटेड नेशन की, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि UN की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होती है। आप कमेंट में बताना कौन कौन सी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें से एक कौन सी है? UNSC है। ये मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस रहे, सिक्योरिटी रहे। इट पावर टू इंक्लूड द एस्टेब्लिश पीस कीपिंग ऑपरेशन, जो पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है ना कंट्री के बीच में, शांति के लिए ऑपरेशन होता है, उसमें ये उसके ऊपर काम करती है। इस्टेब्लिश करती है इंटरनेशनल सेंक्शन लगाना, किसी इंटरनेशनली सेंक्शन लगाना किसी कंट्री के ऊपर। मिलिट्री एक्शन थ्रू द सिक्योरिटी काउंसिल, ये मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है। ओनली UN बॉडी अथॉरिटी टू इशू अ बाइंडिंग रिसोल्यूशन, ये इकलौती ऐसी बॉडी है UN की जो बाइंडिंग रिसोल्यूशन लगा सकती है। मतलब जैसे म्यांमार में अभी ये सब चल रहा है, मैसेगर चल रहा है, किलिंग हो रही है, सिविलियन मारे जा रहे हैं, तो वो कोई भी एक बाइंडिंग रिसोल्यूशन वहाँ पे पास करवा के सिक्योरिटी काउंसिल में उसके ऊपर लगा सकती है, वो बाइंडिंग होगा। इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 तो परमानेंट होते हैं, जैसे आपका रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। ठीक है ना? ये परमानेंट होते हैं इसके, जो हमेशा रहेंगे। कुछ इसमें टेम्पररी नॉन परमानेंट बेसिस पे बनते रहते हैं। जैसे अभी इस बार से इंडिया इसमें हो रहा है, इंडिया गया है, मैक्सिको गया है, आपको दूसरा बताना है कौन गया है। 2 साल के लिए बनते हैं, जो टेम्परेली बनते रहते हैं, और एरिया वाइज बनते हैं कि अमेरिकन कंट्रीज, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में से या अफ्रीका में से, एशियन कॉन्टिनेंट वाइज बनते हैं कि कितनी कंट्रियाँ ली जाएंगी। तो इसमें इंडिया 2021 से 2023-24 तक इसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। तो आपको बताना, रोटेट मंथली अमंग इट्स मेंबर, जो उनकी जो हेड होते हैं ना, चेयरमैन होते हैं UNSC के, जो 15 मेंबर्स होते हैं उसमें से रोटेट करते रहते हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट है 2 साल के लिए बनते हैं। तो आप ऐसा याद रखना। इंडिया के साथ कौन गया? अभी मैक्सिको गया है, और 1-2 कंट्री और गई हैं, उसके नाम आपको कमेंट में बताना है। दूसरा है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, जैसे नॉन परमानेंट तो ये हो गया ना, ये आ गया, नीचे आ गया। तो रिसेंटली इंडिया रिलीज द कैंपेन बाउचर, मतलब इंडिया ने अपना एक, कहते हैं ना कि स्कूल में एक बाउचर, मतलब जो इलेक्शन लड़ने के लिए आप मेंबर हो तो आप क्या क्या काम करोगे, उसके लिए एक आपको मतलब अपना प्रोस्पेक्टर बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, तो आपको दिखाना पड़ता है कि ये अचीवमेंट हम करेंगे। तो इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी फाइल किया है, हम UNSC में हम किस चीज़ पे काम करेंगे। हम करेंगे नॉर्म्स पे, NORMS। इसका मतलब क्या है? न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। इस बेस पे हम काम करेंगे। ठीक है ना? इसी बेस पे हमें मेंबर चुना गया है, और हम 2021-22 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हम पार्ट हो जाएंगे, नॉन परमानेंट। इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, अभी रिसेंटली इलेक्टेड हुआ है। दिस विल द 8th, ये नहीं कि इंडिया पहली बार हुआ है, इंडिया की 8वीं बार नॉन परमानेंट में सेलेक्ट हुआ है, विल ऑक्यूपाई नॉन परमानेंट सीट। उससे पहले कब था? 2011-12 में था, 11-12 में। अब तो आपको ये नॉन परमानेंट देखने हैं कौन कौन से हैं, बस ये मत देखना है कौन कौन से इंडिया के साथ इलेक्टेड हुए हैं। परमानेंट तो हमने देख लिया। फिर दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, आपकी साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये 1945 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। अब आपने सुना परमानेंट एजेंसीज, प्रिंसिपल ऑर्गन्स,
और फिर अभी ये स्पेशलाइजेशन, तो इसमें अंतर क्या होता है देखो, जो परमानेंट होती है वो तो यूएन का ही पार्ट है, यूएन की बनाई हुई है। स्पेशलाइज एजेंसी क्या होती है ना, ये है तो इंडिपेंडेंट, पर इन्होंने कहीं ना कहीं यूएन के साथ मिलकर कोई ना कोई ट्रीटी, कोई ना कोई एमओयू साइन किया हुआ होता है, तो ये उनके साथ ही काम करती हैं, पर है इंडिपेंडेंट एक तरीके से, पर यूएन के साथ ही काम करती है, तो उसने उन्हें क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज एजेंसी। बहुत सारी हैं ऐसी ऐसी एजेंसी हैं टू कंट्रीब्यूट ए सिक्योरिटी peace security by promoting international collaboration through the education scientific and culture reform। ये क्या काम करते हैं, ये पीस रहे कंट्री के अंदर, सिक्योरिटी प्रमोट करने के, इंटरनेशनल कोलोब्रेशन को एक साथ ला के कैसे करेंगे, सब कुछ एजुकेशन से, साइंटिफिक से और एक कल्चर रिफॉर्म से। उसके बाद आता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक 1267 रिसोल्यूशन, 1267 रिसोल्यूशन, एक रिसोल्यूशन है, ये है क्या, अडॉप्ट किया गया था 1999 में, ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है कि यूएस विड्रॉल कर जाएगा सितंबर से, तो उसके ऊपर ही रिसोल्यूशन था, 1919 में लेके आए थे इन अफगानिस्तान। कौन से डेस्टिनेशन, ओसामा बिन लादेन एंड एसोसिएटेड, जो उसके साथ के जो टेररिस्ट थे, इस्टेब्लिश ए सैंक्शन रिज्म, कवर इंडिविजुअल, और उनकी इंडिविजुअली या फिर उनकी जो पूरी एसोसिएशन है, जो अलकायदा है उनकी, ओसामा बिन लादेन की या तालिबान है, जो भी लोकेटेड है उस आसपास एरिया में, लिस्टेड पीपल एंटिटीज टू बी डिटरमाइन बीइंग एसोसिएटेड विद अलकायदा, या कोई भी आदमी संगठन से जुड़ा हुआ है, एंड लॉ विच मस्ट पास विद इन ईच मेंबर, सब ने पास किया। मसूद अजहर जो है अभी पाकिस्तान में है, लिंक टू उसामा बिन लादेन, उनको भी सैंक्शन के ऊपर लगाया गया। और ये कुछ नहीं है, एक तरह से क्या है, जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी से रिलेटेड उनसे जुड़ा हुआ कोई आदमी है, या उनसे रिलेटेड कोई एंटिटी उनसे जुड़ी हुई है, तो इस रिसोल्यूशन में उनके अंदर रखा गया था। 1267 रिसोल्यूशन उसका नाम है यूएन का। कहीं टेररिज्म या इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई बात लिख रहे हो तो आप इस रिसोल्यूशन का जिक्र कर सकते हो। तो 1919 में एक लाया गया, पर ये पास नहीं हुआ, पर इसको देखते देखते क्या किया गया, यूएनएससी रिसोल्यूशन 1373 पास किया गया 2011 में। उसके लिंक टू ग्रुप टू इंडिविजुअल कनेक्टेड टू तालिबान और अलकायदा, ये जब पास नहीं हुआ था, अडॉप्ट नहीं किया गया था, ठीक है ना, उसके बाद ये 13673, ये नाम होते हैं रिसोल्यूशन के, पर्टिकुलर नाम, तो पास 2001 में इसको किया गया। उसके बाद आता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूपीआर प्रोसेस, डन बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी। तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट का क्या है, चल रहा है, तो ये है कि रिव्यू करते हैं, विच इज़ डन एवरी 4.5 ईयर, मतलब 4.5 साल में किया जाता है। करंटली 3 राउंड अंडर प्रोसेस में है। रिसेंटली रिपोर्ट आई है मतलब कि ह्यूमन राइट इन इंडिया एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिपोर्ट है, हैज़ बीन फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनएचआरसी, दैट सेंटर कंसिडर इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन इंडिया। आपने सुना यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंडिया। अभी क्या है, लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, काम करने के लिए नहीं है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है कि मतलब जो लोग गरीब हैं, जो लोग मतलब बीपीएल में या फिर अन्ना कुछ भी योजना में आते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड किया जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाए। ऐसा किसने बोला है, सब ने एक साथ मिलकर बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम। कभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में आप पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट लिख रहे हो तो एक ये मेंशन कर सकते हो, जो रिकमेंडेशन दी है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किया गया। फिर आता है आईओसी, इंडियन ओशन कमीशन। ये एक इंटर गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री की गवर्नमेंट एक साथ बैठती है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड बाय द पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन। पोर्ट लुइस कहाँ पे, ये आपको कमेंट में जाके सर्च करना है, 1982 में। आईओसी मतलब जो इंस्टीट्यूलाइजेशन किया गया था, सीचल्स जो है, ऐसे देखो, यहाँ पे कोमोरोस है, फिर सीचल्स है, यहाँ पे मॉरिशस है और नीचे रियूनियन है, इसमें से आपको पोर्ट लुइस मिलेगा। तो ठीक है, ये किया गया था। और 1984 में बाय द जनरल असेंबली एग्रीमेंट फॉर द कॉपरेशन, बेटर नोन एज द विक्टोरिया एग्रीमेंट, बेटर नोन एज द विक्टोरिया एग्रीमेंट, आईओसी। आईओसी इज ओनली ए जनरल ऑर्गेनाइजेशन इन अफ्रीका, ठीक है ना, कंपोज ऑफ एक्सक्लूसिव आइलैंड, मतलब जो आइलैंड्स हैं, जितने भी आसपास के आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। विच ब्रिंग टुगेदर 5 मेंबर स्टेट। कौन कौन सी 5 मेंबर स्टेट है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से, कोमोरोस में बता चुका हूँ, ये देखो, ये कोमोरोस है, मेडागास्कर के ऊपर आपका,
साइड में रीयूनियन में आपको मॉरिशस के नीचे है, ठीक है ना, जो फ्रेंच टेरिटरी के पास में मेडागास्कर है, यहाँ पे मेडागास्कर हो जाएगा आपका, फिर मॉरिशस है, ये मॉरिशस है और सेशेल्स ही है। तो ये सारे हैं, इसके मेंबर्स हैं, कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, भले से इंडियन ओशन कमीशन इसका नाम है। द मूव विल लीड टू ग्रेट सिक्योरिटी कॉपरेशन, क्योंकि देखो छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, इनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, छोटे छोटे आइलैंड का कोई प्रॉब्लम हो जाए सबके साथ तो एक साथ इनके साथ रहना चाहिए। इसी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया इंडियन सागर मिशन भेजा, उसका नाम था सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखो ये छोटी छोटी कंट्रियाँ, इंडिया इन्हें सपोर्ट करता रहता है, मॉरिशियस को, सेचल्स को, कॉमरोस को, या यूनियन आइलैंड को। तो ठीक है, 2015 में हमने उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती थी, सागर हमने एक मिशन स्टार्ट किया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, 2015 में स्टार्ट किया गया। अभी इसका हमने यूटिलाइज़ क्या किया है सागर का, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए, फिर वो दवाई प्रोवाइड करने के लिए, और भी चीज़ों के लिए हमने उनका सागर मिशन का यूज़ किया। विल इन्हेंस, मतलब जो हमारी क्या है, हम तो इसके पार्टनर नहीं है, 5 कंट्री वही हैं, तो हमने क्या है, कॉपरेशन निभाया है, इनके साथ एंगेजमेंट किया है विद फ्रांस, विच स्ट्रॉन्गर ग्लोबल पावर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। तो ये सारा ये इंडिया का मिशन है सागर, आपको याद रखना है। और आईओसी में कितने मेंबर है ये भी आपको पता लगे, और मैंने लोकेशन भी आपको बता दी। देखो ये मेडागास्कर है, यहाँ पे कोमोरोस है, यहाँ पे सेचिल्स है, यहाँ पे आपके मॉरिशस है, उसके नीचे आपके रीयूनियन है। फिर आता है आपका रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, IRMIFC। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मेडागास्कर में लोकेटेड है। और मेटागास्कर मैंने बताई दिया, देखो ये रहा मेटागास्कर। फंक्शन क्या होता है कि मतलब जो आईओसी है ये इंडियन ओशन रिज्म विच इंडिया बिकम ऑब्जर्वर इन द मार्च 2020। आईओसी में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है ना, विद जापान एंड यूनाइटेड नेशन, इनको भी ऑब्जर्वर स्टेटस है। आईओसी रिज्म फोरम जो साउथ वेस्ट, मतलब कि साउथ और वेस्ट इंडियन ओशन में, जिसमें 5 नेशन आते हैं, ये नाम आपको बता दिए। चाइना एंड यूरोपियन हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस, जो आईओसी के अंदर 2016-17 में मिल चुका है। चाइना को भी ऑब्जर्वर स्टेटस है, इंडिया के पास भी है, जापान यूनाइटेड नेशन के पास भी है, यूरोपियन यूनियन के पास भी है। तो इंडिया इज लुकिंग ए पुअर नेवी, मतलब जो लाइसेंस ऑफिसर है एट द रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन द मेटागास्कर, ऑल also at European Maritime Surveillance Initiative in the Strait of Hormuz and improve the maritime domain awareness। ये कुछ भी नहीं है, एक फ्यूजन सेंटर है, जहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपके इंडियन ओशन में हो रही है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, एक फ्यूजन सेंटर डेवलप किया गया है इंडिया के साथ मिलकर, और जितनी ऑब्जर्वर स्टेटस है आईओसी के मेंबर के साथ मिलकर ये डेवलप किया गया है। कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि ये सारा एरिया सोमालियन पैरेट्स जो है उनसे घिरा हुआ है, तो एक फ्यूजन सेंटर डेवलप किया गया है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो चेक करने के लिए। ऐसा ही एक सिमिलर फ्यूजन सेंटर यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलांस इनिशिएटिव, उन्होंने भी डेवलप किया है स्ट्रीट ऑफ आपका हॉर्नबुज में। मतलब ये कहाँ पे है, ये आपका पढ़ेगा, आप जब पढ़ो आपका गल्फ और जो अरेबियन सी को कनेक्ट करता है बीच में स्ट्रेट, वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया है। इम्प्रूव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ जाए इस चीज़ के लिए। तो आपको RMIFC, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप नाम लिखो, गूगल करो, सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है इसमें, और बस ये क्या है, रिवीजन के लिए। उसके बाद आता है यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। ये कहाँ पे, मैंने आपको जगह भी बता दी है, मैंने अरेबियन सी को मतलब की और गल्फ जो कंट्री को कनेक्ट करता है। स्टार्टेड बाय द फ्रांस इन फरवरी 2020। जो EMASO जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ है, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस ऑफिसर, मतलब बेस्ड ये एक तरह से बनाया गया है, नेवल बेस बनाया गया इन अबू धाबी। ये बी और आई आना था। एम क्या है कि मॉनिटरिंग द मैरीटाइम एक्टिविटीज, गारंटी द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द, देखो ये आ गया ना, पर्सन आ गया आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उस इलाके में क्या करना है कि मॉनिटरिंग करना है, मैरीटाइम एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, गारंटीड होनी चाहिए, सबको इक्वल गारंटीड होनी चाहिए नेविगेशन की उस एरिया में। फिर आता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। देखो ये सारे किस चीज़ से है, लिंक किस चीज़ से है इनका, सबका इनका ओशन से रिलेटेड है, इंडिया स्पेशली इंडियन ओशन से। फिर आता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। देखो ये दोनों अलग अलग है, ये भी अलग है, ये रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, ये IFSC है फॉर इंडियन ओशन रीजन, पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए। ये 24/7 बेसिस पे रीजन इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करता है। इसको कहाँ डेवलप किया, अभी गुरुग्राम में इसको डेवलप किया गया। गुरुग्राम के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालाइज सेंटर इसका डेवलप कहाँ पे किया गया, गुरुग्राम, यहाँ गुड़गांव में, जो दिल्ली के पास गुड़गांव बोलते हैं, तो वहाँ पे इसको डेवलप किया गया। और वाइट शिपिंग
और कॉमर्शियल शिपिंग, देखो वाइड शिपिंग को ही कॉमर्शियल शिपिंग बोलते हैं। अभी क्या है, देखो मैरीटाइम से कितना खतरा है। जो आपका ब्लास्ट हुआ था, मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, सब कुछ हुआ था, ये कहाँ से आए थे? आतंकवादी मैरीटाइम से आए थे, तो उसकी भी सिक्योरिटी एनहेंस करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए हमें क्या क्या करते हैं, वो शिप का यूज़ करते हैं। अब हमको पता कैसे लगेगा कौन सा कॉमर्शियल शिप है, किसकी परमिशन है, आपको इलीगल काम से शिप जा रहा हो, हमें कैसे पता लगेगा? तो उस पर टैगिंग होती है वाइड शिप की, उस पर टैग होता है, तो उसको स्कैन किया जाता है, पता लग जाता है। तो वाइड शिपिंग बोलते हैं कॉमर्शियल शिपिंग जो चलती है, एक कंट्री सामान लेके जाने वाली कॉमर्शियल शिपिंग। तो उनके सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, किस कंट्री से कौन सा शिप निकला, किस कंट्री में कौन सा शिप गया। तो सबकी पूरी रिपोर्ट होती है, सब कंट्री भेजती हैं, कहाँ पे भेजती हैं? इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर पे। यहाँ से जो भी इंडियन ओशन से गुजरेगा तो सारी रिपोर्ट होती है। अगर कोई ऐसा शिप इनको मिलता है जिसके बारे में इनको नहीं पता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो शिप को पकड़ लेते हैं, पूछताछ होती है, ये सब कंडीशन उसमें की जाती है। तो आपको याद रखना है, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर अलग है और रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, दोनों ये अलग है। इसका हेड क्वार्टर जो बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको क्वार्टर इंडिया में किया गया है। अब म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सप्लाई एग्रीमेंट MLSA जो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, म्यूचुअली लॉजिस्टिक में आपको समझ में आ गया होगा, इससे सपोर्ट एग्रीमेंट है, दोनों की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे एक दूसरे में। अलाउ करता है मिलिट्री बेस टू मिलिट्री बेस फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो भी मिलिट्री बेस होगा, जैसे रीयूनियन में मतलब कि कोई भी आइलैंड्स है, उसके अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, उसके पास में इंडिया का मिलिट्री बेस है, तो आपको यूटिलाइज उसे कर सकते हो, आपको एक्सेस दिया जाएगा मिलिट्री बेस पे भी लॉजिस्टिक सपोर्ट का। मतलब कि रिसेंटली एग्री अपॉन एग्री फर्स्ट एवर आपका वर्चुअल मतलब बायलेटरल सबमिट हुई थी बिटवीन इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। वर्चुअली सबमिट चल रही है आजकल, वर्चुअली ई सबमिट चल रही है। तो क्या होगा, जैसे मिलिट्रिकल बेस है, कोई इनका एरोप्लेन मतलब कोई पानी का जहाज जा रहा है और उसे यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करना है, कोई सप्लाई लेनी है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका यो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको क्या है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्ली मतलब सप्लाई एग्रीमेंट, किसके? ऑस्ट्रेलिया इंडिया, और हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 5 I कंट्री, 5 आंख वाली देश। अब ये कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड नेशन। आपने एक चीज़ देखी होगी, ये 5 I क्या है? दीज कंट्री आर द पार्ट्स ऑफ मल्टीलिटरल UK-US एग्रीमेंट है, ट्रीटी टू जॉइंट कॉपरेशन इंगे सिंगल इंटेलिजेंसी। ये जॉइंट कॉपरेशन करेंगे सिंगल इंटेलिजेंसी का। तो 5 I कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, ये नॉर्थ कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। तो नॉर्थ अमेरिका से कौन से हैं आपके? यूनाइटेड स्टेट और आपका है कनाडा। और फिर आपका यूरोपियन से कौन सा है? ये यूनाइटेड किंगडम है। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ है। तो आपने देख ली, ये कंट्री मेनली फोकस क्या है कि जो डेवलपमेंट बढ़ रहा है ना चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सब बनाया जा रहा है। क्वाड नेशन, 5 I नेशन, 7 I नेशन, कुछ भी बना रहे हैं। उसके बाद आता है E7 इमर्जिंग 7, जो मतलब इमर्जिंग इकोनॉमिकल बेसिस पे बढ़िया करते जा रहे हैं। तो E7 कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील है साउथ अमेरिका से, चाइना है, इंडिया भी है, देखो इसमें इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, रशिया है, टर्की है। अकाउंट फॉर ओवर थर्ड ऑफ द ग्लोबल GDP ऑन द परचेजिंग पावर आपके पैरिटी टर्म। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? जैसे 20 रुपये की पानी यहाँ पे खरीद लेते हो आप, 100 रुपये, $1 मान लो 100 रुपये। अमेरिका में $1 की एक बोतल आती है, पर इंडिया में 20 रुपये की एक पानी की बोतल हम 5 खरीद सकते हैं, अमेरिका में 1 खरीद सकते हो। तो ये क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी, कहाँ पे किसकी ज़्यादा है? तो हमारी ज़्यादा है उससे, तो हम ये इमर्जिंग कंट्री हैं सारी, आप याद रखना। मार्केट एक्सचेंज रेट जो होता है उनका, ये अच्छा है। इंडिया इकोनॉमी ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ PPP टर्म, जो मैंने बताया आपको, ये इवन वे बिहाइंड द US एंड चाइना। देखो मैंने बताया ना, वहाँ पे 1 बोतल, यहाँ पे 5 बोतल। ये सारी चीज़ें इमर्जिंग 7 में इंडिया आता है। फिर आता है D10 क्लब ऑफ 5G, क्लब फॉर 5G। UK एडमिनिस्ट्रेशन हैड अप्रोच US टू प्रोस्पेक्ट ऑफ द मतलब क्रिएटिंग 5G क्लब, जो ने एक 5G क्लब बनाओ, इसमें 10 डेमोक्रेसी वाली कंट्री डालो, जैसे इंडिया हो गया, और भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि चाइना की आपकी हुआई कंपनी है उनकी, जो 5G डेवलप कर रही थी, सब देशों में ठेके ले रखे थे इसने, आपके US में, UK में, इंडिया में भी था कि हम 5G डेवलप करेंगे, उसके इक्विपमेंट डेवलप करेंगे। फिर जैसे पेंडेमिक आया, पता लगा चाइना ने इतना नुकसान किया, तो सब कंट्री इनके टेंडर कैंसिल कर दिए कंपनी के, ठीक है ना, इन्हें हटा दिया, निकाल दिया। तो अब UK ने बोला है कि US से कि डेमोक्रेसी वाली कंट्री साथ में आओ और एक 5 क्लब बनाते हैं, 5G क्लब बनाते हैं, 5G डेवलप करने के लिए, 5G लाने के लिए
10 डेमोक्रेसी वाली 10 कंट्री साथ में आके काम करेंगे, 5G के इक्विपमेंट डेवलप करेंगे। तो ये क्या है, D10 आपको लिखने के लिए लिख सकते हो, वैसे आपको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आता है G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ग्रुप। वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डेवलप करने के G7 ग्रुप साथ में आया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI लॉन्च रिसेंटली, वर्चुअली मीटिंग बिटवीन द नेशन, जिसमें स्टार्टेड बाय द कनाडा, फ्रांस 2 ईयर अगो एंड USA रिसेंटली ज्वाइन इट। तो G7 आपको याद रखना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। फिर आता है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, GPAI, रिसेंटली ज्वाइंड बाय इंडिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया ज्वाइन कर गया, फाउंडिंग मेंबर है, एज ए फाउंडिंग मेंबर। GPAI मल्टी आपके स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, प्रमोट किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए। जो GPAI है विल बी सपोर्टेड बाय द सेक्रेटरीट होस्टेड बाय द OECD इन द पेरिस। जो OECD का हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट है, वहाँ पे इसको होस्टेड किया गया था GPAI को। बाय द ज्वाइनिंग GPAI इंडिया विल एबल टू पार्टिसिपेट ग्लोबली, जो इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है ग्लोबली डेवलपमेंट इन AI में। तो आपको याद रखना है, इंडिया ने क्या, GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उसके बाद आता है एशिया डेवलपमेंट बैंक। मैंने आपको बताया एशिया डेवलपमेंट, ऊपर बता सकते कौन सी रिपोर्ट निकालता है, ये एशिया डेवलपिंग रिपोर्ट करके मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, अभी दिखाता हूँ आपको कौन सी रिपोर्ट ये निकालता है। एशिया डेवलपिंग आउटलुक यही निकालता है कि एशिया की कंट्री कैसे डेवलपिंग कर रही है, कैसे इमर्जिंग है, कौन निकालता है, यही निकालता है। उसके बाद आता है रिपोर्ट में क्या क्या होता है इसमें। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। जो रीजनल क्यों है कि एशिया प्रोस्पेक्टिव वे से ही आता है, एशिया को ही चेक करता है, तो एक तरह से रीजनल वाला बैंक है, ठीक है ना। स्टेब्लिश इन 1966, तो बहुत पहले, ये ऐसे याद रखो 65 में हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, लड़ाई 65 में, 62 में चाइना से, फिर 71 में तो लड़ाई हुई थी, उसके बाद इसको डेवलप किया गया। और मनीला, जो मैंने फिलीपाइंस बताया था, उसमें इसकी हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर, जो उसकी राजधानी भी है। ऑफिशियल मतलब यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है, रेफर टू ग्रुप ऑफ 40 कंट्री, जो एशिया की 40 कंट्री है, एशिया के बाहर भी इसकी कंट्री है, आपको याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलेटरल समिट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैड रिसेंटली अंडर विच पॉइंट ऑफ रिमेंबर। ये पॉइंट कुछ आपको रिमेंबर करने हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की 2020 में उनके वर्चुअली सबमिट हुई होगी, तो उसमें कुछ पॉइंट है, क्या है। एक, हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखनी है। 2+2 डायलॉग, 2+2 क्या होता है, फॉरेन प्लस जो डिफेंस होती है, उन दोनों को एक साथ बैठा के उनके बीच में डायलॉग करना। पहले हम किसके साथ कर चुके हैं ऑलरेडी, US और जापान के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, मैंने अभी बताया ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट हुआ, उनके आर्मी बेस यूज़ कर सकते हैं। शेयर्ड विजन ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन, इसलिए। फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है ना, टॉक जो 2011 में स्टार्ट हुई थी, फिर लास्ट इन 2015, अभी भी चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। फिर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट जो 2014 में साइन हुआ था, अनेबल इंडिया सिक्योर यूरेनियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा, और हम उसे अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे, पावर जनरेशन के लिए। फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, MLET, जो मतलब कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट होती है, ये सब हमने करना है। फिर आपकी ऑस इंडेक्स है, मतलब ऑस इंडेक्स है हमारा 2019, आपकी ऑस आपकी रिहिंड है, ये एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलियन नेवी एक्सरसाइज करती है। एक्सरसाइज आपकी पिच ब्लैक होगी, काकादू बाइनल एक्सरसाइज होगी, होस्ट बाय द ऑस्ट्रेलियन नेवी, ये नेवी की एक्सरसाइज है, आपको याद रखना है। फिर ऑस्ट्रेलियन इंडियन स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं उनकी रिसर्च करने के लिए, स्ट्रेटेजिक कोई भी चीज़ हो, वो फंड भी स्टेब्लिश किया था 2006 में, उसमें क्या चीज़ करना है हमें। एग्रीमेंट ऑन साइबर एंड साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर भी एग्रीमेंट साइन करना है, ठीक है ना। फिर न्यू कोलंबो प्लान, जो कोलंबो है, विच एम टू इंक्रीज द एक्सचेंज इन इंडिया पैसिफिक रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया अंडर ग्रेजुएटेड हैज स्टडी, जो हमारे लिए पढ़ने जाते हैं, कंप्लीट इंटर्नशिप इन इंडिया। तो ये कुछ न्यू कोलंबो प्लान डेवलप किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन के जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन जो ग्रेजुएट है, हैज स्टडी एंड कंप्लीट इंटर्नशिप इन इंडिया, मतलब कि कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम बोल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एग्री टू हेल्प इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो कौन डेवलप हेल्प करेगा, हमारी हेल्प करने वाला है इसमें ऑस्ट्रेलिया। अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये क्या होती है। देखो, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, रिसेंटली एग्री बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये अपग्रेड होती है 2009 बायलेट्रिकल, जो पहले होती है बायलेट्रिकल,
कि मतलब तुम कुछ दोगे तो हम कुछ देंगे, बायलेटरल। फिर होती है कॉम्प्रिहेंसिव, कि हमने क्या बायलेटरल को हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। बायलेटरल में कुछ ही चीज़ होती है, कॉम्प्रिहेंसिव सब चीज़। तो हमने क्या किया, बायलेटरल जो 2000 में हमारी साइन थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड, अपग्रेड करेंगे हम 2+2 डायलॉग को, जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे होता है डायलॉग। इंडिया ऑलरेडी हैज़ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग यूएस के साथ और जापान के साथ ऑलरेडी हमारा है। फिर हमारे मेंबर ऑफ क्वाड, मतलब हमने किसके साथ कर लिया, यूएस के साथ कर लिया, जापान के साथ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर लेंगे। तो मेंबर जितने क्वाड में नेशंस है, ये चारों ही नेशन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, तो सबके साथ हमारा 2+2 डायलॉग साइन हो जाएगा। ऐसा आप याद रख सकते हो। इंडिया है साइन CSP विद यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, वियतनाम और यूए के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका CSP, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसके बाद आता है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन एंड इंडो पैसिफिक, मतलब कि जॉइंट डिक्लेरेशन करना है हमारा विजन कैसा है मैरीटाइम कॉपरेशन में इंडो पैसिफिक। ये सारा इंडो पैसिफिक क्यों फोकस कर रहे हैं, देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन में बहुत बढ़ रहा है। जैसे साउथ चाइना सी हो गया, जापान के आसपास, फिर नैन डैश लाइन तक बोलता है कि हमारा है चाइना, जो बिल्कुल फिलीपाइंस के पास से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो ये कुछ रीज़न है, पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है चाइना पूरा, तो उसी में सारी कंट्री का फोकस हो गया। बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, सारी बात वही है। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक जो है टू 2035 बाय ऑस्ट्रेलिया, ये इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है कि 2035 तक क्या हो जाएगी, स्ट्रेटेजी क्या डेवलप करें 35 तक, बाय ऑस्ट्रेलिया एम्बिट प्लान टू ट्रांसफर ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद इंडिया आउट ऑफ 2035 तक क्या रखनी है, तो किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर आते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट आपका ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम होते हैं ना, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, तो उसमें इनिशिएटिव है, उसको कैसे कम करें, क्या हम करें। उसके नेटवर्क प्रोमिनेंट क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट करें, गवर्नेंस बढ़ाएं, डेवलपमेंट पार्टनरशिप करें बेस्ड इन जेनेवा। तो जेनेवा में इनिशिएटिव हुआ है ये कुछ, ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल ऑफ नेपाल, अभी नेपाल क्या कर रहा है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जब से वहाँ पे क्या चल रहा है, अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम आ रही है तो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहा है, कुछ कमी होंगी, पता लगी होंगी तो अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो विल चेंज शेड्यूल 3, उन्होंने अपना शेड्यूल 3 चेंज किया है। और नेपालीज कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मैप, जो उनका शेड्यूल 3 में चेंज करने से हमारा शेड्यूल है ना, जैसे हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या बोलता है, वो मैपिंग बताता है कि इंडिया की टेरिटरी ये वो सब है, यूनियन इज ए पार्ट ऑफ, क्या क्या उसमें आता है, टेरिटरी ये वो सब, तो ऐसे उनका शेड्यूल 3 होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उनका मैप को बताता है। और उन्होंने क्या किया, इसमें चेंज करके कुछ एरिया है आपका, जो याद रखना, लिम्पी याद हुरु करके, हुरा करके एरिया है, धुरु करके जो एरिया, ये नेपाल के और उत्तराखंड के बॉर्डर में पड़ता है। और लीपू लेक और काला पानी इज ए पार्ट ऑफ नेपाल, उन्होंने इसमें चेंज करके 3 एरिया जो है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के पास पड़ते हैं और नेपाल से टच है, इसको मतलब अपने मैप में बता दिया इंडिया ने, बोला ये हमारा एरिया, तो डिस्प्यूट एरिया हो गया। तो कौन कौन सा, लीपू लेक और लिम्पी या धुरा करके जो जगह है, और काला पानी, किसने बता दिया, अपना बता दिया, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंडिया मतलब कि पोजीशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, बायलेटरल एग्रीमेंट है कुछ हमारे बीच में, इंडिया बेस पे करा है, हमारा पार्ट है, पर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके अपना एरिया बता दिया। फिर आता है वियना कन्वेंशन, एक ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में की गई थी। इंटरनेशनल ट्रीटी है, डिफाइन मतलब फ्रेमवर्क करना है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इंडिपेंडेंट कंट्री। इट स्पेसिफाई द प्रिविलेज ऑफ डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमेटिक मिशन दैट इनेबल द डिप्लोमेट टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट द फियर ऑफ मतलब हैरेसमेंट ऑफ होस्ट कंट्री, इंडिया एज ए पार्ट अंडर यूनाइटेड नेशन सिस्टम। वियना क्या है, वियना एक जगह है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में जगह है वियना, और कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, बहुत जगह पढ़ोगे, वियना कन्वेंशन, वियना प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीज़ पढ़ोगे। तो क्या है, जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में होते हैं, तो ऐसा नहीं किसी दबाव में काम करने नहीं चाहिए, वो मतलब एक इंडिपेंडेंटली काम करे, तो ऐसी ट्रीटी है, इंडिया इसका पार्ट है। उसके बाद आता है FATF, FATF आता है। FATF क्या है, FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप एक्शन फाइनेंस के ऊपर, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपको बताया इंटर गवर्नमेंट क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री इसमें पार्ट है। ये 1989 में स्टार्ट किया गया था, इनिशिएटिव ऑफ G7। देखो G7 का इनिशिएटिव है, तो आपको याद करना है G7 में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती है, किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था, कि मनी लॉन्ड्रिंग, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा भेजते हैं ना हवाला के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग, उसको कटेल करने के लिए FATF लाया गया था। पर 2000 में आते आते देखा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग तो चल ही रहा था, फिर फाइनेंशियल टेररिज्म बहुत बढ़ गया था, तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें ऐड कर दिया गया। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, ये भी कहाँ बैठते हैं, OECD जो इनका ऑफिस है उसी में बैठते हैं, जो पेरिस में। मॉनेटरी
जो इम्प्लीमेंट करते हैं कि मतलब चेक करते हैं कि प्री रिव्यू चेक करते हैं किस कंट्री ने किसको पैसे दे, तो हवाला सिस्टम से नहीं चल रहा, फाइनेंसिंग तो मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे आईएमएफ ने पैसा पाकिस्तान को दिया, ये चेक करते हैं कि पाकिस्तान ने वो पैसा अपने टेररिस्ट ग्रुप को तो नहीं दे दिया। तो इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। जब भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान बोलता है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फिर उसे ऊपर से पैसा नहीं मिलता है। तो ये सारा कारण होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए। इंडिया इसे मेंबर, देखो इंडिया इसका मेंबर है, पर इंडिया G7 में नहीं आता। जिसका इनिशिएटिव है तो इसमें इंडिया नहीं आता G7 में, पर इसका मेंबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको जब ये बनाया गया तब इसका इंडिया मेंबर नहीं था, लेटर इंडिया ज्वाइन किया होगा। इंडिया बिकम ए ऑब्जर्वर इन ग्लोब 2006 में, देखो इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, और 2010 में फुल्ली पार्टनरशिप इसको अंदर लेके आ गया। 49 रिकमेंडेशन होती हैं, 40 तो मनी लॉन्ड्रिंग से जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, और 9 होती है टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड, आपको ऐसे करना है। इनफॉर्मल या नॉन जिसकी परमानेंट बॉडीज़ है, इसमें इनफॉर्मल और नॉन परमानेंट बॉडीज़ भी हैं इसके अंदर। FATF डिपेंड ऑन द वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन, ये कोई सेंक्शन नहीं लगाता, जैसे पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट में रख देगा तो कोई सेंक्शन नहीं लगाता। अगर एक फिर क्या करता है, ये सेंक्शन नहीं लगाता। अगर इसने FATF ग्रीन लिस्ट में रख दिया तो जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, जितने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये उस कंट्री को पैसा नहीं देते, मतलब हेजिटेट करते हैं पैसा देने में कि वो पैसे को गलत यूज़ कर रहे हैं, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के यूज़ कर रहे हैं। तो मेंबर कंट्री, ठीक है। ऑल्सो मीटिंग ऑफ द ग्रुप आर कैरिड ऑन द बिहाइंड ऑफ क्लोज डोर, इसकी मीटिंग क्लोज डोर के बीच अंदर होती है, कोई ओपनली मीटिंग इसकी नहीं करते, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। डिसीजन मेड बाय द ग्रुप ऑन द कंसेंसस बेसिस, मतलब सब एक साथ बैठ के बात करेंगे कंट्रियाँ, जो भी इसके डिसीजन निकलेगा उसको मतलब सबका माना जाएगा, सबको एक साथ मतलब एक कंक्लूजन निकालना है। कंडक्ट रिव्यू द कंट्री ऑन द AML और CET पैरामीटर, इसे कहते हैं म्यूचुअल इवेल्यूशन। कुछ पैरामीटर्स है, आपको याद में रखो, ये कब बना, कब इंडिया इसका पार्ट बना, कब ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, ये दोनों को देखता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनिशियली इसमें कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग था, बाद में 2001 में टेररिज्म फाइनेंसिंग में ऐड कर दिया गया। उसके बाद इसमें होता है कलर कोड होते हैं, जैसे मैंने ब्लैक लिस्ट, ग्रीन लिस्ट मैंने आपको बताया ना। ब्लैक लिस्ट में कितनी कंट्री हैं, 2 ही कंट्री आपको बताना है कौन कौन सी हैं, 2 या 3 हो सकती हैं। ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्री हैं, 18, 19, 30 कंट्री, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रे लिस्ट बोल सकते हैं, हाई रिस्क जुडिक्शन बोल सकते हैं, ज़्यादा ध्यान रखेंगे। कॉल ऑफ अटेंशन बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, कॉल ऑफ अटेंशन। उसके बाद होता है अदर मॉनिटरिंग, मतलब जुरिडिक्शन क्या है FATF की, जैसे ग्रे लिस्ट होगी आपका, FATF ग्रे लिस्ट है। इन मीडिया में आपने सुना होगा कि फॉर्मली कॉल्ड की ग्रे लिस्ट, तो इसमें क्या मॉनिटरिंग जुरिडिक्शन में आ जाएगा, मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, गलत काम। जब पाकिस्तान 18 कंट्री के साथ ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान इज द अमंग 18 कंट्री की लिस्ट में, उसमें से एक पाकिस्तान भी है। कुछ मॉनिटर इस पर करना स्टार्ट कर देंगे कि स्टॉप कर दो अभी टेरर को पैसा देना, इन सब चीज़ों को, मनी लॉन्ड्रिंग बंद कर दो, तो उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ब्लैक लिस्टेड है, जिनको ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता है, हैज़ बीन कॉल्ड टू एक्शन, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बैंकिंग के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सेंक्शन लगाए जाएंगे, पैसा मत दो। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 18 कंट्री ऑन द ग्रे लिस्ट, एंड ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, देखो 2 ही कंट्री हैं जो ब्लैक लिस्ट में है, फॉर्मली नोन एज द हाई रिस्क जुरिडिक्शन, वो हाई रिस्क जुरिडिक्शन में आते हैं। 2 ही कंट्री हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। उसके बाद आता है EAG ग्रुप, इसे बोलते हैं यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म। देखो तो ये भी ग्रुप किस चीज़ पे काम कर रहा है, ये भी किस चीज़ पे काम कर रहा है, ये भी कर रहा है आपका मनी लॉन्ड्रिंग पे और टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहा है। ये रीजनल बॉडी है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन आ गया ना, ड्यूरेशन, यूरोप का कुछ बॉडी होंगी, एशिया की कुछ बॉडी होंगी, तो जो रीजनल बॉडी है इसमें 9 कंट्री आती है। देखो इंडिया भी इसका मेंबर है, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपका तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपका आपका बेलारूस, ये इसके सब पार्टनर है। इट इज़ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ FATF, ये एक एसोसिएट मेंबर है FATF का। रिसेंटली इंडिया हैड पार्टिसिपेट इन द, आपका प्लीनरी वर्चुअल इसकी मीटिंग हुई थी EAG की, अंडर द एजिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ, सारी चीज़, ये एक तरह छोटा सा पार्टनर है, किसका पार्टनर है, ये FATF का पार्टनर है। ये FATF को रिकमेंडेड करता है कि ये कंट्री यूरेशिया, ये यूरेशिया है ना, यूरोप से लगा हुआ रीजन जो है उसे यूरेशिया बोल देंगे, कुछ यूरोप की और एशिया का, तो वो सारा रीजन जो है, इंडिया भी इसका पार्टनर, देखो ये सब कंट्री, कजाकिस्तान, तो उससे लगा हुआ रीजन है। ये रिकमेंडेड करते हैं, गलत हो रहा है ये, किसको बोलते हैं, FATF को बोलते हैं, इसमें सेंक्शन लगा दो। तो आपको याद रखना है ये, इसमें कितनी कंट्री है, 9 कंट्री है, दोनों के लिए काम करता है। फिर आता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। देखो मनी लॉन्ड्रिंग होगी, अब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड समझ जाओगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा
वेलफेयर, इंटरनेशनल वेलफेयर बोर्ड होगा या फिर कोई वाइल्ड लाइफ की बॉडी होगी, पर इसको कौन निकालता है, इसको कौन निकालता है, FATF निकालता है, वाइल्ड लाइफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट भी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट FATF निकालता है। फिर आता है यूनाइटेड नेशन आपका कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, UN क्लॉज 1982। अगर आप हिंदू डेली पढ़ते हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस का और इंडिया का इशू चल रहा था UN क्लॉज के ऊपर, वो आपने रिसेंटली पढ़ा होगा न्यूज़ में, तो 1982 में मतलब ये बनाया गया था, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द सी। देखो इतना बड़ा सी है, समुद्र किसका है, तो उसके लॉ होने चाहिए। तो बहुत सारी कंट्री एक साथ आई, बैठ गई, ये उन्होंने किया कि एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन किया और बोला कि एक लॉ पे हम सी पे लॉ बनाते हैं, किस पे किसका अधिकार है। तो आपने पढ़ा होगा टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स तक जो आपकी बेस लाइन से, फिर आपका कंटिन्यूस जोन होता है 24 नॉटिकल माइल्स तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होना चाहिए 2000 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम द बेस लाइन, फिर हाई सी बियॉन्ड, जो हाई सी आ जाती है बियॉन्ड 20 नॉटिकल माइल्स तक आ जाती है। तो आपको जाके ये पढ़ना है कि कौन कौन से राइट होते हैं। देखो मैं थोड़ा आपको लिंक दे देता हूँ, जो 12 नॉटिकल माइल्स और टेरिटोरियल में, उसमें आपके लैंड, वाटर और एयर सारे राइट होते हैं। जो आपका कंटिन्यूस जोन होता है इसमें भी सब होते हैं ऑलमोस्ट, पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन में क्या होता है, और कंटिन्यूस मतलब ये कंटीजियस जोन में शायद इसमें आपके जो होते हैं लैंड, मतलब लैंड इन द सेंस वाटर, और जो अंडर सी के राइट्स होंगे, पर एयर राइट नहीं होते। एयर राइट किस में नहीं होते, कंटिन्यू आपके कंटिन्यूस में और EEZ में, आप जाके पढ़ लेना थोड़ा। जो भी कोई डिस्प्यूट होगा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल उस पर बनेगी, लॉ ऑफ सी पे स्टेब्लिश अंडर दिस कन्वेंशन। एक मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट आएगा, जैसे साउथ चाइना सी में आ रहा है, ये वो आ रहा है, तो हम किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें एक कन्वेंशन मतलब एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी उस चीज़ के लिए जो भी इशू है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है, जो मतलब पार्ट है किसका, UN का, और आर्ट्रीब्यूशन उसमें करा सकते हैं कोई भी बॉडी, और इंडिया इज़ द मेंबर, USA इज़ नॉट ए मेंबर, ये याद रखना। US ने इससे विड्रॉ किया है, देखते हैं ऐड करेगा या नहीं करेगा, वो आने वाली न्यूज़ में आपको पता लग जाएगा। US ने बहुत जगह से विड्रॉल किया था, UNESCO से किया था, फिर UNHRC से किया था, फिर बोला था कि ये क्लाइमेटिक चेंज कुछ नहीं होते हैं, पेरिस एग्रीमेंट से भी कर गए थे, वो बायो ट्रम्प के टाइम पे किया था। तो इसमें इंडिया इसका मेंबर है, पर US इसका मेंबर नहीं है अभी तक, आपको ये याद रखना है। 1982 में बनाया गया था उसके लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, OPEC। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है, OPEC नेशंस है, उनका एक ग्रुप है। वेट, जो OPEC वाली कंट्री है, जितनी जितने पेट्रोल सप्लाई करती है, उनका एक ग्रुप है। ये परमानेंट मतलब कि इंटर गवर्नमेंट, जहाँ भी इंटर गवर्नमेंट बहुत सारी कंट्री है। 1916 बद्दाग जो इराक में है, वहाँ पे बनाया गया था। फर्स्ट 5 मेंबर हुआ करते थे इसमें, जब बना था ईरान, इराक, कुवैत, इराक के अंदर है बद्दाग, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। देखो ये सारी कंट्री आसपास में है, ईरान भी पर्शियन के गल्फ कंट्री के आसपास ही है, इराक भी, कुवैत भी, सऊदी अरेबिया, पर वेनेजुला साउथ अमेरिका में है। तो ये भी इसका स्टार्टिंग में था, आपको ऐसे याद रखना है। हेडक्वार्टर का है वियना। अब है तो इसमें सारे ये नेशन, और हेडक्वार्टर बनाया है वियना में, आपने यूरोप कंट्री में जाके, ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको ये भी याद रखना है। प्रिंसिपल क्या है कि मतलब कि 1 मेंबर 1 वोट होता है सारा इसमें। गैबॉन और इक्वाडोर हैव द रीजॉइन। अब इसमें क्या किया है, जो गैबॉन है आपके, इक्वाडोर है, उन्होंने रीजॉइन कर लिया है, तो इसके ये भी पार्टनर है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लेटेस्ट ज्वाइन किया है 2018 में, आपको याद रखना है, ये अफ्रीकन की कंट्री है। इक्वाडोर कहाँ की है, साउथ अमेरिका की इक्वाडोर, जैसे इक्वेटर निकलता है। गाबन कहाँ है, अफ्रीका में है, और कॉन्गो ये भी अफ्रीका में है। इंडोनेशिया लेफ्ट ओपेक इन 2016 में, इंडोनेशिया लेफ्ट कर चुका है। सूडान हैज सबमिट देयर एप्लीकेशन बट नॉट येट ए मेंबर, अभी मेंबर नहीं है। तो कितने मेंबर हैं, क्या चल रहा है, उतनी कर 15 मेंबर है। अल्जीरिया, कतर, UAE, अंगोला, वेनेजुला, इक्वाडोर, ईरान, लीबिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, नाइजीरिया, गबन, इक्वाटोरियल मतलब इक्वाटोरियल गुनिया, आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इसके मेंबर हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म बताया गया है कैसे, एक्वा विल स्किन जैक, टू रिमेंबर द नेम, आपको ऐसे याद रख सकते हो, एक्वा विल, ऐसे नाम याद रख सकते हो, मैंने तो याद किए हुए हैं कंट्री वाइज। कतर विड्रॉल फ्रॉम द ओपेक रिसेंटली, कतर ने विड्रॉल किया था, कुछ सेंक्शन लगाए गए थे, ठीक है ना, साइटिंग द पोटेंशियल ऑफ गैस इज नॉट इन द ऑयल, क्योंकि वो गैस पे पोटेंशियल है उससे ज़्यादा है, ऑयल पे इतना नहीं है, ठीक है ना। 14 नाउ इन ओपेक, वेनेजुला हैव मोस्ट ऑयल रिजर्व बट सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस द मोस्ट क्रूड पर डे। जो सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे, वेनेजुला के पास में, जो ओपेक नेशन में से। पर सऊदी अरेबिया जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वो कौन करता है, वो सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस करता है।
उसके बाद आता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी अराइड ट्रॉपिक, ICRI सेट नाम है इसका। ये नॉन प्रॉफिट, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल नहीं, कंडक्ट ए एग्रीकल्चर रिसर्च, कोई इसका संबंध नहीं है, नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलग, कंडक्ट ए एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर ए डेवलपमेंट इन द ड्राई लैंड ऑफ एशिया, सब सहारा अफ्रीका, सब सहारा अफ्रीका, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। टू रीजनल इसके हब्स हैं, कहाँ पे? नायरोबी और केनिया के अंदर, और आपका बमाको, बमाको माली के अंदर। तो इसके कुछ हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट है, एक तरह एनजीओ टाइप है, नॉन पॉलिटिकल है। ये कंडक्ट करता है, रिसर्च करता है किस चीज़ पे? जो सेमी एराइड रीजन्स होते हैं। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में इंडिया में है, और टू कोई रीजनल ऑफिस है नायरोबी केनिया में और बमाका माली के अंदर। वाई डज नॉट अबव द ऑल नोटा, अभी इलेक्शंस है तो अप्लाई टू राज्यसभा पोल, क्यों नहीं है नोटा राज्यसभा में? ऐसा बोल रहा है। वाई डज नॉट नोटा अप्लाई टू राज्यसभा में, क्यों नहीं? जब लोकसभा में है नोटा का आप डालते हो, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, आपको बताना राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, कौन कौन उसमें वोट डाल सकते हैं, किस किस को अधिकार होता है वोट डालने का। आपको तो नहीं होता, इनडायरेक्ट वोट होते हैं, तो आप बताना कौन कौन उसमें वोट डालता है राज्यसभा के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू 2 सर्कुलर, एक 24 जनवरी 2014 को, एक नवंबर 12-15 को, गिवन राज्यसभा मेंबर टू ऑप्शन ए प्रेस ए नोटा बटन इन अपर हाउस पोल में। हाउ एवर 2018 में सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो है वो स्टिक डाउन कर देता है इस प्रोविज़न को। पहले इंट्रोड्यूस कर दिया EIC ने, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? उसको हटा दिया, होल्डिंग दैट द नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज ओनली फॉर ए जनरल इलेक्शन, जिसमें हम वोट करते हैं MP के, हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे होते हैं, कैन नॉट बी अप्लाई इन डायरेक्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको दो चीज़ पता लग गई, जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं एक तो इनडायरेक्टली होते हैं और ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बेस पे होते हैं। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। फिर दूसरी जो न्यूज़ आती है, डज क्रॉस वोट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन द राज्यसभा पोल, जो मतलब जो क्रॉस वोटिंग होती है, अट्रैक्ट होती है डिस्क्वालिफिकेशन इन द राज्यसभा। अगर आप जैसे, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस को वोट कर दूँ राज्यसभा में, या फिर मैं किसी को वोट कर दूँ, तो मैं क्या डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ? जो हम क्रॉस वोटिंग कर दें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। उसका जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये आपका अधिकार है, किसको भी वोट करो। सुप्रीम कोर्ट बोलती है वाई डिक्लाइनिंग टू द इंटरफेयर ओपन बैलेट पेपर सिस्टम में वोट होते हैं, रूल डेट नॉट द वोटिंग है पार्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट अट्रैक्ट द डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है उसके अंदर मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँगा, मैं किसी को भी अपना वोट दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो MLA को ये फ्रीडम दिया गया है, किसी को भी वोट दें। राज्यसभा के इलेक्शन है तो आपको पता लग गया MLA। अब आपको देखना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या मतलब कैसे MLA वोट कर सकते हैं, उसके बाद काउंसिल वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपको बता रहा है। हाउ एवर द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सिंस द पार्टी वुड नो हु वोटेड अगेंस्ट देयर कैंडिडेट, इट इज़ ए फ्री टू टेक ए डिसिप्लिन एक्शन अगेंस्ट द लेजिस्लेटर कंसर्न। तो वो ले सकते हैं, पर उनके ऊपर कोई डिफेक्शन लॉ से वो नहीं जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कैन ए लेजिस्लेटर वोट विदाउट टेकिंग द ओथ ऑफ मेंबर ऑफ द असेंबली इन राज्यसभा? जो मेंबर्स होते हैं, मतलब कि जो वोट करते हैं मतलब राज्यसभा के इलेक्शन में, अगर उन्होंने ओथ नहीं ली है, जैसे मैं MLA बना, मैंने जाके ओथ नहीं ली, तो क्या मैं वोट कर सकता हूँ राज्यसभा के इलेक्शन? वाइल टेकिंग ए ओथ द मेंबर इज फ्रॉम एनी वन टू द फंक्शन ऑफ एज ए लेजिस्लेटर, ठीक है ना। वाइल टेकिंग ओथ एज ए मेंबर is for anyone to function as a legislator. The Supreme Court ruled that the member can vote in Rajya Sabha election even before taking the oath as a legislator. अगर वो मतलब उससे पहले भी, ओथ से पहले भी वोट कर सकता है। इट्स रूल दैट वोटिंग ऑन राज्य सभा पोल बीइंग ए नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, ये कोई लेजिस्लेटिव एक्टिविटी नहीं है, नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है, कैन बी परफॉर्म विदाउट टेकिंग द ओथ। तो अगर मैं MLA हूँ, मैंने ओथ नहीं ली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे और मुझे वोट करना, वोट कर सकता हूँ, क्योंकि एक नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है, कोई मैं बिल पास नहीं करा रहा हूँ उसके लिए। ए पर्सन बिकम ए मेंबर एज सुन एज द लिस्ट ऑफ द इलेक्शन मेंबर नोटिफाइड बाय द ESI, मतलब जो लिस्ट तो कौन लाएगा, जो मेंबर वोट कर सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन लेके आएगी। द मेंबर कैन बी प्रपोज ए कैंडिडेट बिफोर टेकिंग दैट ओथ। उसके बाद आता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF। ये क्या है? ये रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया है, परमानेंट नहीं बोल रहा, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये RBI ने बनाया और इसमें 5,000 करोड़ का फंड पैसा दिया, ठीक है ना। क्रिएशन अनाउंस किया, 5,000 करोड़ पैसा इस फंड को दिया गया टू इंक्रीज
डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ सेल, जो आप स्वैपिंग मशीन होती है ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो एक इनडायरेक्टली आपको क्या लग रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप किया गया, इसको बढ़ावा मिले, पीओएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, फिजिकली, बोथ फिजिकली एंड डिजिटली, टायर 3 एंड टायर 6 सेंटर सब जगह डेवलप की जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये कुछ टायर 3 टू टायर 3 सेंटर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन बेसिस पे, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 6 तक। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में तो मोस्टली शॉप पे आपको पीओएस मशीन मिल जाएंगी, पर आप कहीं गाँव में जाओगे, टायर 3 छोटे छोटे टाउन में जाओगे, वहाँ पे पीओएस मशीन नहीं मिलती है। उसी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बनाया गया है। आरबीआई ने 500 करोड़ दिया है इसको इंक्रेज करने के लिए कि आप पीओएस मशीन बढ़ चुके हैं और उन्हें मतलब सबके डेवलप कर चुके हैं। द सेटिंग ऑफ PIDF इन द लाइन ऑफ मेजरमेंट प्रपोज बाय द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया 2000, एक विजन डॉक्यूमेंट आया था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया 2019-20 में, उस बेसिस पे रिकमेंडेशन आई थी कुछ, उस बेसिस पे आरबीआई ने डेवलप किया। आरबीआई प्रपोज सेटअप ए एक्सपेक्टेंसी डेवलपमेंट फंड। एक आरबीआई प्रपोज मतलब ऑल एक और चीज़ सेटअप करेगा, एक्सपेक्टेंसी डेवलपमेंट फंड विल विल यूज टू डेवलप, ठीक है ना, कार्ड एक्सेप्टेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द स्मॉल टाउन। कि हम कार्ड, हम कहते हैं ना पैसे ले लो, नहीं भैया कार्ड दो, उस चीज़ के लिए वो एक्सेप्ट करने के लिए मतलब एक्सपेक्टेंसी फंड डेवलप करें। क्योंकि कार्ड क्यों लेगा वो, जब उसे कुछ उसमें प्रॉफिट मिलेगा या कुछ चीज़ मिलेगी। अगर उसे प्रॉफिट ही नहीं है कार्ड में, कोई से कूपन मिलेगा या आपने 2000 करोगे तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ऐसी चीज़ें होंगी छोटी छोटी, तो बोलेगा नहीं कैश नहीं लूँगा, कार्ड लूँगा। तो ये सेटअप हमने सेटअप करना चाहिए ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फंड को इन द लाइन ऑफ रिकमेंडेशन किसकी है इन सब के लिए, वो बोला है आपका नंदन नीलकंठी कमेटी ने। किसकी, पेमेंट एंड सेटलमेंट में जो कमेटी बैठी थी नंदन नीलकंठी, आपको याद रखना है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कौन सी कमेटी के नाम है, नंदन नीलकंठी। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर, इसने नोट किया है 15,000 करोड़ रुपए दिए किसको, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये फंड का पैसा कहाँ पे यूज होगा, आत्मनिर्भर भारत। द फंड हैज़ बीन प्रपोज एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। एलिजिबल मतलब कौन होंगे, बेनिफिशियरी कौन होंगे अंडर द स्कीम इंक्लूड द फार्मर, आपके प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता, छोटे छोटे किसान है, 80% इंडिया में छोटे छोटे किसान है, वो लेस देन 2 हेक्टेयर है। अगर उसमें 300-200 किसानों को एक साथ मिलकर बैठा दोगे तो एक बहुत बड़ा समूह बन जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई MSME विद द मिनिमम 10% मार्जिन मनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय देम। ये कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किसका करना है, एनिमल हस्बेंड्री का। वो दूध की मतलब वो डेयरी बनानी है, ये सब डेवलप करना है, मुर्गी पालन खोलना है, ये पालन खोलना है, तो आपको उसमें पैसा सपोर्ट किया जाएगा। जो फार्मर, जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो खुलना चाहे या फिर कोई MSME सेक्टर डेवलप करना चाहे, उसे मिनिमम 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाय देम, और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो आपको याद रखना है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिर आता है GEM कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल। एक गवर्नमेंट का ई मार्केट होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट, जैसे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं, इन्हें कुछ सामान खरीदना पड़ता है, कुछ भी स्टेशनरी का कुछ भी सामान वो खरीदे, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पहले क्या होता था, इन्होंने सामान खरीदा नहीं किया पर बिल बना देते थे, बिल बनाया और भेज दिया, और बिल पास हो पैसा आ जाता था, बांट लेते थे, कुछ भी हो। तो ट्रांसपेरेंसी कम थी, तो गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस बना दिया। ई मार्केट प्लेस में क्या होगा, आपको कुछ खरीदना है ना, तो गवर्नमेंट का पोर्टल है, इस पर जाओ, ऑनलाइन खरीदो, आपको पैसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सामान पहुंचाएगी। कितना खरीदोगे, खरीदते रहो, पैसा नहीं आएगा। तो ये मार्केट प्लेस बनाया गया, तो गवर्नमेंट ने पैसा भी बहुत बचाया, गवर्नमेंट को दिखा कि पैसा भी बहुत बचा, पहले बिल आ गया, अब सामान खरीदा है नहीं खरीदा वो तो पता ही नहीं लग रहा था, ये तो बिल था। तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने और इंडस्ट्री ने बनाया था। वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ये भी याद रखना। ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन आप खरीदोगे, ठीक है। कॉमन यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, PSU जो है, उन्हें कुछ खरीदना है तो इस पोर्टल से आगे खरीद लो। रिसेंटली इट हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर सेलर टू एंटर द कंट्री ऑफ द ओरिजिन। मतलब जो सेलर होंगे ना, जैसे अमेजोन हो गया, मुझे मोबाइल खरीदना है, ठीक है ना, तो मैं मोबाइल को उस पर रिक्वेस्ट डालूंगा, मोबाइल चाहिए मुझे, मैं पैसे ऑनलाइन मेरे कट जाएंगे जैसे भी होगा, या गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफिस खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट देख लेगी, हाँ ठीक है हम खरीद लो, हम पैसे हम भर देंगे इसके, तो खरीद लिया। तो उसमें वो मोबाइल कहाँ से आया, किस कंट्री का ओरिजिन है,
तो कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आपको शो करना होगा उस पोर्टल में, कोई चीज़ खरीदो उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन किस कंट्री का है, तो ये मैंडेटरी कर दिया है। सेलर जो है उन्हें मैंडेटरी करना होगा। वाइल रजिस्ट्रेशन ऑल न्यू प्रोडक्ट ऑन जीईएम, जो भी जीईएम पे आप प्रोडक्ट डालोगे, एक तरह से अमेजोन है ये, गवर्नमेंट का अमेजोन है, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है, वो इस पर सामान खरीदता है, गवर्नमेंट को हम जैसे भेज देते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट का अमेजोन है। इट एनेबल द प्रोविजन इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द लोकल, इससे पता लगेगा कितना इंडिया का माल है इसमें, कितना बाहर का माल बिक रहा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कैसा है, लोकल कंटेंट परसेंटेज कितना इसमें है, तो हम प्रेफरेंस देंगे अपनी कंट्री की ज़्यादा खरीदने में, मेक इन इंडिया कितना है, ये सब चीज़ का इसमें बढ़ेगा। तो पता लगा है कि बायर्स कैन बी चूज बाय ओनली दोज प्रोडक्ट टू मीट द मिनिमम 50% लोकल कंटेंट क्राइटेरिया। जैसे कंपल्सरी रहता है कि लोकल कंटेंट क्राइटेरिया के लिए हमारा लोकल मार्केट डेवलप होगा, तो हम जो मीट करना है 50% लोकल ही खरीदना है, तो हम उसे अच्छे से हम फॉलो कर लेंगे। तो जीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आता है बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, इतने ही है, थोड़ा थक जाता हूँ गला, यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, इससे आगे मैं अपलोड कर दूँगा, बाद में पढ़ लेंगे, यहीं तक है। थैंक यू सो मच।